हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर काफ़ी समय से आपकी एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमने हर एक सब्जेक्ट को 30 टॉपिक्स में डिवाइड किया है और उन 30 टॉपिक्स की मदद से हम उस पूरे आपके सब्जेक्ट को कम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो अभी तक में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जिन सेक्शन से आते हैं, अगर आप फिजिकल डिवीजन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, वो हमने कवर कर लिया है। बाकी हमने क्लाइमेटोलॉजी कवर कर लिया है, आपका सॉइल वाला चैप्टर कवर कर लिया है। आपकी जो इनिशियल दो अगर टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ PYQs भी डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग में, जिससे आपको स्टार्टिंग में जो आपका एक प्रॉपर आपको ओरिएंटेशन मिलना चाहिए, आप उस डायरेक्शन में फ्लो करें, क्योंकि आपके जो PYQs हैं वही आपका GPS है। अगर आपका PYQs का एनालिसिस अच्छा है तभी फिर आप क्या कर सकते हैं कि मतलब एक सही ओरिएंटेशन में अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में ही लास्ट में 15 क्वेश्चंस आपको PYQs के करवाए, तो उसको जिन्होंने भी अभी तक नहीं चेक किया है आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यूनिवर्स और अर्थ वाला जो आपका सोलर सिस्टम वगैरह जैसा टॉपिक है, आपको डायरेक्ट मेंस वगैरह में देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे आपको सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वरना जनरली सोलर सिस्टम वगैरह हम व्यापम के सिलेबस में पढ़ते हैं, CGPSC में तो नहीं पढ़ते, पर हमको क्वेश्चन पेपर देख के ही अंदाजा लगता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं, ठीक। तो इसलिए आपके PYQs का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, हमने इंडस्ट्रीज का जो आपका पार्ट 1 था वो डिस्कस कर लिया था। अब इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंडिया जिसमें आपको नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी क्योंकि इंडस्ट्रीज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसके लिए हमको इसके 2 पार्ट लेने पड़े। कहीं आपका समय बर्बाद नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में वो इजाफा ही करेगा। तो आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तो भी आप एक बार इसको आप स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन देख जरूर लीजिए, ठीक है। बाकी आप अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो आपको क्वेश्चंस इंडिया वाले सेक्शन में भी वैसे ही मेजोरिटी पूछे गए हैं, जहाँ पे मतलब जिन इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन आपको छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जैसे आपका आयरन एंड स्टील उद्योग हो गया, कोयला से रिलेटेड जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, शक्कर कारखाने हो गए, तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी है। तो आप थोड़ा सा वैसे लिंक करके उन चीज़ों को पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपके पास समय कम है, आपने अगर पूरी अच्छी तरीके से रिविजन नहीं किया है, तो मतलब एक स्मार्ट तरीका जो मैं बता रही हूँ पढ़ने का कि आप सारी इंडस्ट्रीज मत पढ़िए, लेकिन हाँ जिनका कॉन्सेंट्रेशन छत्तीसगढ़ में है तो आप उनको कर लीजिए। उससे आप CGGS में भी जो चीज़ें पढ़ते हैं तो आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बेसिक्स तो आखिर वही है कि हाँ रॉ मटेरियल क्या लगता है, कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। अब ये जो आपकी सेल है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके अंदर आपके जितने भी स्टील प्लांट्स आते हैं वो हैं, जैसे हमारा भिलाई स्टील प्लांट है तो वो किसके अंतर्गत आता है, सेल के अंतर्गत आता है। और सेल आपकी क्या है, एक महारत्ना कैटेगरी की कंपनी है। हमने इंडस्ट्रीज के फर्स्ट पार्ट में महारत्ना कंपनीज क्या होती हैं ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपकी जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसका फॉर्मेशन आपके 1973 में हुआ था और ये स्टील प्लांटों को एक एकल PSU के अंतर्गत पुनर्गठित करके किया गया था। मतलब आपके जितने भी इंडिया में जो भी आपके मेजर क्या है स्टील प्लांट्स हैं, वो आपके सेल के अंतर्गत ही क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि सेल कब स्टेब्लिश हुआ था आपके 1973 में, बाय रिस्ट्रक्चरिंग द स्टील प्लांट्स अंडर अ सिंगल PSU। एक सिंगल आपकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसके अंतर्गत आपके स्टील प्लांट्स को इंक्लूड किया गया था किसमें, 1973 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द PLI स्कीम। PLI का फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अगर आपने इंडियन इकोनॉमिक्स का मतलब अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया है तो आप देखिए जो भी आपकी कंट्रीज थी इनिशियल पीरियड में, उनके यहाँ जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स था वो किस में एम्प्लॉयड था, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में एम्प्लॉयड था। लेकिन जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट होता है, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ का जो आपका चंक है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का, वो किस में शिफ्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग या फिर आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, इंडस्ट्रीज वाला। फिर इसके बाद आपकी जो फाइनल स्टेज आती है जिसमें क्या होता है, आपका सर्विस सेक्टर बूम करता है। और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी कि आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है, आप देखेंगे कि तो आपका
ऐसा आपका सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा आपकी लार्ज पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, टैकल कर सकता है और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। मतलब आपका प्राइमरी और टर्शरी जितना भी डेवलप कर जाए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उसकी कंपैरेटिवली आप सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें, जो आपके द्वितीयक क्षेत्र हैं, उसके अंदर जो भी आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह आती हैं, इनका अगर डेवलपमेंट होता है तो आपके यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इस वजह से कंट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे या जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपने मिसिंग मिडिल का नाम सुना होगा। मिसिंग मिडिल जो टर्म है वो आपका एसोसिएटेड है सेकेंडरी सेक्टर से। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर पहले बूम हुआ। अगर हम आज भी देखें तो इंडिया में जो लार्जेस्ट आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर अगर कोई सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करता है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। भले वहाँ पर पर्सन इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा लोग अगर एम्प्लॉयमेंट में अगर आपके इंगेज हैं तो वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ जो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होना चाहिए था ना, वो उस तरह से नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था, और उसकी जगह आपका टर्सरी सेक्टर बहुत बूम किया। आप देखेंगे हम आईटी सर्विस का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो आपके बड़े बड़े देशों में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम आईटी सर्विसेज का ही हमारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उसका मतलब उस सेक्टर को भी बूम करवाने के लिए गवर्नमेंट ने ये आपकी जो पीएलआई स्कीम है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड आपकी इंसेंटिव स्कीम है, गवर्नमेंट ने चालू करी थी। अब इस स्कीम का देखिए मोटिव क्या है कि मान लीजिए इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आप मान लीजिए प्रोडक्शन अभी तक कितना कर रहे थे, 50 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि तुम अपना अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हो, क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब 50 तुम्हारा अभी तक में रहता था, अगर तुम एक्स्ट्रा 50 का प्रोडक्शन करते हो तो ये जो तुम्हारा एक्स्ट्रा 50 का तुमने प्रोडक्शन किया है इसमें मैं तुमको क्या दूंगा, इंसेंटिव दूंगा। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, उसको बूम मिलेगा। उसको ध्यान में रखते हुए आपकी ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई गई थी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन वृद्धिशील उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इंसेंटिव्स अंडर द पीएलआई स्कीम आर लिंक्ड टू इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, पीएलआई स्कीम अप्लाइज ओनली टू द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पीएलआई योजना जो है आपकी स्टार्टिंग में केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके विनिर्माण क्षेत्र पर लागू होती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर इसका एक्सपेंशन कर दिया। तो अभी के हिसाब से अगर देखिए तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और क्या पूछ रहा है आपको, करेक्ट पूछ रहा है, तो दूसरा आपका गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। अब 1 and 3 देख लेते हैं। द पीएलआई स्कीम एम्स टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। सही बात है, अगर हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से करेंगे तो हमारी यहाँ अगर खुद ही प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर हम इम्पोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंस तो कम कर सकते हैं ना। मतलब कुछ तो हमारे एसेंशियल इम्पोर्ट्स हैं। देखिए जैसे हम अगर ऑयल की बात करें तो हमारे यहाँ इतने रिजर्व्स ही नहीं है। हम अपनी नीड का अगर बात करें तो 15% से 20% लगभग हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। 80% नीड के लिए हम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट ही हैं, वो हमारे बिल्कुल एसेंशियल इंपोर्ट है, उसका हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है फिलहाल की रेंज में। आगे आने वाले भी आप अगर 20-25 साल की बात करें तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे इम्पोर्ट्स हैं जिनके लिए हम मतलब खुद अपने देश में जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों ना वो खुद ही आपके प्रोड्यूस करें। खुद अगर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे यहाँ जॉब भी जनरेट होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होगी। हम इंपोर्ट करते हैं तो हम अपने जो प्रीशियस फॉरेक्स रिजर्व हैं, जो हमारे पास डॉलर्स वगैरह का रिजर्व होता है, उसको हम दूसरे देशों को दे देते हैं, वो हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो कई सारे उसके क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। ठीक, तो यहाँ से उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 and 3 यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन स्टील रिफर्स टू। अब देखिए ग्रीन स्टील का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए। जब हम ग्रीन स्टील की बात करते हैं तो ग्रीन स्टील ऐसा स्टील है जिसका प्रोडक्शन जो है वो उन आपकी इलेक्ट्रिसिटी के मीन्स का यूज करके हुआ है जहाँ पे आपकी ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहे हैं स्टील के प्रोडक्शन में, वो अगर थर्मल है तो फिर वो ग्रीन स्टील नहीं है। लेकिन अगर आप हाइड्रो से या किसी भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और फिर उसको आप स्टील के प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन स्टील हो जाएगा। मतलब कि इन्वायरमेंट का ध्यान में रखते हुए जिस स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है, आपका ग्रीन स्टील है। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देखिए इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर आप वर्ल्ड की बात करें ओवरऑल, तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसमें अगर आप देखें, मतलब आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज ओवरऑल ले लें, उसका जो आपका उत्सर्जन हो रहा है
उसमें से आपके जो केवल और केवल आपका जो स्टील सेक्टर है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, इसका योगदान 7 से लेके लगभग मान लीजिए 9% तक का है। मोटा-मोटा ध्यान रखना है तो 10% ध्यान रख लीजिए। 1/10 आपका जो चंक आ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो आपकी स्टील सेक्टर से ही आ रहा है। तो फिर मतलब ये एक चिंता का विषय है। मतलब ये हमारा ऐसा एरिया है जिसके ऊपर अगर हम काम करें तो हम बहुत ज़्यादा जो अभी हाथ पैर चला रहे हैं ये आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, वो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारा एफर्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अगर हम अपने स्टील वाले सेक्टर को ग्रीन करने में अगर सफलता प्राप्त कर पाते हैं तो। ठीक है, इस वजह से ग्रीन स्टील के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अभी समझिए, देखिए इसमें से विद्युत भट्टियों का उपयोग करके स्क्रैप से उत्पादित स्टील नहीं, जो बताइए उसमें से कहाँ आपका ये फिट बैठ रहा है। दूसरा देखिए, जंग से रोकने के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के साथ लेपित स्टील, बिल्कुल नहीं। तीसरा देखिए, नवीनीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन या कम कार्बन तकनीक का उपयोग करके काफी कम कार्बन उत्सर्जन के साथ उत्पादित स्टील, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन देख लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, लिखा है स्टील क्षेत्र वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 7 से 9% योगदान देता है, इसलिए हरित स्टील भारत की 2070 तक नेट जीरो प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब इंडिया का टारगेट है ना कि वो 2070 तक आपका नेट जीरो एमिशन का जो आपका टारगेट है उसको क्या करेगा, अचीव करेगा। उसमें अगर हम स्टील सेक्टर में कोई अगर डिकार्बनाइज करने में अगर मतलब वो अगर हम अचीवमेंट ला पाते हैं तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा काम उसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नाल्को को 1981 में खान मंत्रालय यानी कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, 1981 में खान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम के रूप में शामिल किया गया था। ये आपका बिल्कुल सही है। मतलब आप यहाँ से अगर आपको नहीं भी याद है थोड़ा सा इसको याद करते हुए चलिए कि नाल्को जो है 1981 में स्टेब्लिश हुआ था और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खनन मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए दूसरा देखते हैं, यह एक नवरत्न कंपनी है। आपको देखिए यहाँ से ये भी पता चल गया, एन से नाल्को, एन से नवरत्न, यहाँ से आप ध्यान कर सकते हैं। यह एक नवरत्न कंपनी है और एशिया में सबसे बड़ी एकीकृत बॉक्साइट एल्यूमिनियम निर्माताओं में से एक है। ये नहीं बोल रहा है कि सबसे बड़ी है, ये बोल रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी जो आपकी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कंपनीज है उनमें से आपकी एक है। ये भी आपका सही है, ये भी सही है। इसकी बॉक्साइट खाने और स्मेल्टर छत्तीसगढ़ में स्थित है, नहीं। अगर आप इसकी बॉक्साइट माने जो आपकी खाने हैं यानी कि जो आपकी माइंस हैं और जो आपकी स्मेल्टर है इसकी बात करें तो ये आपके ओडिशा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, 1 और 2, और तीसरा आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में सीमेंट उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सीमेंट जो है आपका छत्तीसगढ़ में भी कॉन्सेंट्रेटेड है ना। आपको कडप्पा वाला रीजन जो बीच में देखते हैं वही आपके वहां से आपके डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। और सीमेंट क्या है, भार ह्रास उद्योग है यानी कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। आपका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा भारी है इसकी कंपेरेटिवली आपके फिनिश्ड गुड्स के। तो जनरली आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के पास ही स्टेब्लिश होती है। इसी वजह से आप छत्तीसगढ़ भी जितना पढ़े आपने देखा होगा कि बीच वाले रीजन में ही आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज के इतने बड़े बड़े कारखाने देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए पहला देखिए, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता है। ये आपका बिल्कुल सही है। आपको पहले भी ये ट्रेंड देखा गया है ना कि भारत की रैंकिंग पूछी है विश्व के कंपेरेटिवली। विश्व की कंट्री पूछी है नहीं पूछी है, लेकिन विश्व में भारत की रैंकिंग पूछी गई, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, सीमेंट निर्माता है। दूसरा देखिए, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी आपका सही है। जहां पे आपकी लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी होगी वहीं पे आपको सीमेंट कारखाने देखने के लिए मिलेंगे। फिर देखिए, सबसे बड़ी संख्या में सीमेंट उद्योग उड़ीसा में स्थित है। ये आपका गलत है। मैंने आपको बोला कि जो आपकी कडप्पा क्रम की चट्टान है वो, उसमें आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में कि चूना पत्थर डोलोमाइट मिलता है और सीमेंट इंडस्ट्रीज आपको देखने के लिए मिलती है। आपको मैं याद करने का तरीका बस बता रही हूँ कि आपकी कडप्पा रॉक्स ऐसे, अगर आप देखें, आपने जो रॉक सिस्टम पढ़ा है तो कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में मिलती है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश वाला ही जो आपका रीजन है वहाँ पे कडप्पा माइंस मिलती है, मतलब कि वहीं पे आपकी डोलोमाइट और लाइमस्टोन ये सब भी बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता होगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी सबसे बड़ी संख्या में सीमेंट उद्योग है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है,
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आंध्र प्रदेश जो है वो सीमेंट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको जो सीमेंट उद्योग देखने के लिए मिल रहे हैं वो आपके कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक। अब सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सीमेंट का कौन है, ये आप बताइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए। उसी के सारे आपका रिवीजन भी होगा और भी आप बाकी चीज़ें आपको उसके लिए पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, उसके आसपास की। ये मेन पर्पस होता है। नहीं भी कमेंट करना मत करिए, पर अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर एक बार उसको देख लीजिए। ये आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड गलत, थर्ड गलत, थर्ड गलत। आपका राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की उर्वरकों और यूरिया के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उत्पादक है। मतलब अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इंडिया क्या है? थर्ड लार्जेस्ट आपका प्रोड्यूसर है। मतलब वर्ल्ड में इंडिया की रैंक कैसी है? थर्ड है। ये आपका बिल्कुल सही है। रासायनिक उर्वरक की बात कर रही हूँ ना मैं। आगे देखिएगा, भारत नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। मतलब कि आपके फर्टिलाइजर में अगर मैक्रो फर्टिलाइजर की बात करें तो आपका NPK आपने पढ़ा होगा। ठीक है, N से आपका क्या? नाइट्रोजन, यहां से आपका फॉस्फेट, K से आपका पोटेशियम। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारी रैंक कैसी है? थर्ड है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की बात करें, मतलब अगर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक आपका कौन सा है? यूरिया। तो आप नाइट्रोजन युक्त अगर उर्वरकों की बात करें, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर की बात करें तो उसमें हमारी रैंक कैसी है? सेकेंड। ठीक है, और हम यूरिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया की जो आपकी मेजोरिटी ऑफ द सॉइल्स है ना, उसमें आप देखेंगे कि नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे भी अगर आप रेशियो भी देखें NPK का, तो आपका ये 4:2:1 है। मतलब कि नाइट्रोजन का कंपोनेंट इसमें 4 होना चाहिए, फॉस्फेट का 2 और पोटेशियम का 1। तो सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, वो रिक्वायरमेंट भी तो आपकी नाइट्रोजन की ही है ना। इस वजह से हमारे यहाँ देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। बाकी की थोड़ा बहुत कम है तो हम बाकियों को क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इवन करते भी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ अगर आप सब्सिडी की भी बात करें तो सबसे ज्यादा आपको यूरिया में ही सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेजोरिटी ऑफ द सॉइल है, या अगर जितनी सॉइल है उसमें भी अगर बात करें तो आप देखेंगे अलूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फैली हुई है। और अलूवियल सॉइल में भी आपके नाइट्रोजन की आपको कमी देखने के लिए मिलती है। इस वजह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ नाइट्रोजन बेस्ड जो आपका फर्टिलाइजर है यूरिया, इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है और इसमें हम सेकेंड नंबर पे हैं। और ओवरऑल हमारी रैंक क्या है? थर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर? बोथ 1 और 2। चलिए, भारत में वस्त्र उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए पहला सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो पहला जो है आपका वो है चाइना। ठीक है, दूसरा देखिए, वस्त्र उद्योग देश में सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो बहुत लार्ज आपकी जो पॉपुलेशन का चंक है उसको एम्प्लॉयमेंट देता है। तो भारत में सबसे बड़ा जो सृजन करता है जो आपका, वो कौन है? आपका कृषि उद्योग है। इसके बाद अगर आप बात करें तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है जो कि दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? केवल 1। आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो आपका जो मैनचेस्टर है वो हम अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, मैनचेस्टर क्यों? क्योंकि आपका जो अगर हम यूनाइटेड किंगडम को देखें तो वहाँ पे आपके मैनचेस्टर नाम की एक जगह है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका अहमदाबाद भी उसी चीज़ के लिए फेमस है। अगर आप गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो यहीं पे आपकी जो ब्लैक सॉइल है अब वो आपको देखने के लिए मिलती है। और ब्लैक सॉइल में ही आपके कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो रॉ मटेरियल आपको मिल गया। फिर क्लाइमेट भी कैसा है? आपका मैरीटाइम क्लाइमेट है। जो तटीय क्षेत्र है वो आपकी क्लाइमेट के कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, और जो आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें क्या करता है? हेल्प करता है। वही क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जो आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, गुजरात वाला क्षेत्र है, ये आपके टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें भी अगर हम बात करें अहमदाबाद की तो उसको इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है।
ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये भी आपका सही है। मतलब ओवरऑल इंडिया का मैनचेस्टर बोले तो अहमदाबाद, लेकिन उत्तरी भारत नॉर्थ इंडिया का बोले तो कानपुर। फिर देखिए, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये भी आपका सही है। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है, कानपुर आपका यूपी में है। इन तीनों को ध्यान रखिएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रेशम उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत चीन के बाद विश्व में रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ये आपका बिल्कुल सही है। भारत चीन के बाद विश्व में रेशम उत्पादन में क्या है? दूसरे स्थान पर है। और यह एकमात्र देश है जो रेशम की सभी 4 प्रमुख प्राकृतिक किस्मों का उत्पादन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। रेशम की अगर 4 प्रमुख किस्मों की बात करें तो वो है आपका एरी है, मूंगा है, आपका टसर है और मलबरी है। ठीक है, तो ये 4 आपकी वैरायटीज हैं और ये चारों की चारों आपको इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं। इसमें से अगर आप मूंगा की बात करें तो मूंगा जो सिल्क की वैरायटी है ये आपको केवल और केवल असम का जो ब्रह्मपुत्र वैली वाला रीजन है वहां देखने के लिए मिलती है। आप मलबरी की बात करें तो मलबरी के प्रोडक्शन में कर्नाटका आपका बहुत ज़्यादा टॉप में है ना। कर्नाटका ओवरऑल भी आपका इंडिया में देखें तो सिल्क प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है, लेकिन अगर उसमें भी उसका देखेंगे कौन सी सिल्क का सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है तो वो आपका मलबरी सिल्क है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपको पहला वाला तो सही हो गया, मतलब क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, कर्नाटक भारत में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मलबरी रेशम की खेती में प्रभुत्व रखता है, मतलब जो कच्ची रेशम का उत्पादन होता है उसके यहाँ, उसमें भी जो आपका सबसे ज्यादा जो चंक है लगभग 70% अगर माने तो आपका मलबरी रेशम का है। ठीक, मलबरी सिल्क आपने नाम सुना होगा। मलबरी रेशम भारत के रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है, ये भी आपका सही है। ठीक, यहाँ से आपके तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक तरफ आपको रेशम की किस्म दिया है, दूसरी तरफ बोला है कि ये आपके कौन से राज्य में पाई जाती है। तो मलबरी सिल्क अभी हमने देखा कि आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र में मिलता है। तो देखिए, कर्नाटक के अलावा ये आपके आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, वेस्ट बंगाल में भी और तमिलनाडु में मिलता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो आपको रीजन ध्यान रखना है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाला ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें भी अगर ज़्यादा वो रखना है तो बस आप कर्नाटका भी ध्यान कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैच करिए मलबरी को किससे? कर्नाटका से। मतलब ए का क्या हो जाएगा आपका 2। ए का 2 देखिए कहाँ कहाँ पे? ए का 2 यहाँ है, ए का 2 यहाँ है, मतलब आपका बी हट गया, आपका डी हट गया। अब देखिए, ए का 2 ए का 2, बाकी इसमें से आपका कोई कॉमन है क्या? सी का 1 कॉमन है, सी का 1 कॉमन है, मतलब सी का आपके 1 होगा, यानी कि एरी सिल्क। एरी सिल्क आपका कहाँ मिलता है? असम में मिलता है। ठीक, अब देख लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, कौन कौन से? बी का 3 है कि बी का 4 है। अब देखिए, मूगा सिल्क के बारे में मैं आपको बताई हूँ कि मूगा सिल्क आपका एक्सक्लूसिवली, मतलब केवल और केवल आप देखेंगे तो आपका जो असम का ब्रह्मपुत्र वैली वाला रीजन है वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। इवन आपका जो जीआई टैग है ना, जो आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या देते हैं? जीआई टैग देते हैं। जैसे कि आप बस्तर के कुछ कुछ आर्ट हैं उनका नाम पढ़ते होंगे कि वो सिर्फ यहीं पे बनते हैं, तो उनको यहाँ पे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। कुछ पर्टिकुलर चावल की वैरायटी है जिसको जीआई टैग मिलता है कि सिर्फ इसी रीजन में मिलती है, इसी रीजन में जो आपके चावल का प्रोडक्शन हो रहा है वही बस यही चावल कहलाएगा, जैसे बासमती वगैरह हो गया, है ना। दार्जिलिंग टी आपका फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट है, मतलब कि वो जो आपकी टी है, जो आपकी वो चाय की पत्तियां हैं, वो केवल और केवल दार्जिलिंग की ही जो भौगोलिक स्थिति है वहीं पे आपकी प्रोड्यूस होती हैं। कहीं और पे मैं वो चाय की पत्ती उगा के उसको ये नहीं बोल सकती कि ये आपकी दार्जिलिंग टी है। तो आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको टैग मिलता है। और अगर आप मूगा सिल्क की बात करें तो इसको भी जीआई टैग मिला है, कहाँ का? असम का। तो एक्सक्लूसिवली असम में प्रोड्यूस होता है। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डी का अगर 4 हो गया तो आपका आंसर आ गया, कौन सा? ऑप्शन है। और बी का आपका 3 है, यानी कि आपका जो टसर सिल्क है ये आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है ना। जो छत्तीसगढ़ में भी जो आपका सिल्क बनता है आप देखेंगे चांपा वाले क्षेत्र में, तो आपका टसर सिल्क ही है। साड़ी वाड़ी वो लोग लेके आते हैं, कभी कभी देखिएगा एम्पोरियम वगैरह में, तो बताते हैं कि ये टसर सिल्क है। ठीक, राइट आंसर आपका आ गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रेशम की किस्म को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है और यह असम में अनन्य रूप से उत्पादित होता है? अनन्य मतलब कि
एक्सक्लूसिव तौर पे असम में उत्पादित होता है। अभी हमने देखा है आपका जो मूंगा रेशम है, मूंगा सिल्क है जो आपका, इसको मिला है जीआई टैग और केवल असम में उत्पादन होता है इसका। आगे आते हैं, केंद्रीय सेरीकल्चर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सेंट्रल सेरीकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच फंक्शंस अंडर द सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज लोकेटेड एट, देखिए ये आपका बहरमपुर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपका बहरमपुर है, वहां पे है, ठीक है ना। आपके जो पर्टिकुलर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, इससे भी पहले में क्वेश्चंस आए हैं, इस वजह से मैं जहां पे भी रिक्वायर्ड है, जहां पे भी थोड़ा सा रिलेवेंट मेरे को कोई इंस्टीट्यूट लग रहा है तो उसको मैंने इंक्लूड किया है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिल्क वाला जो आपका इंस्टीट्यूट है ये कहाँ है, आपके बहरमपुर में है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इंडिया में जो कर्नाटका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो सिल्क का जो इंस्टीट्यूट होगा वो भी कहाँ होगा, कर्नाटका में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका कर्नाटका में नहीं है बल्कि बहरमपुर पश्चिम बंगाल में है। इसी वजह से मैंने कर्नाटका ऑप्शन में लिया था कि आपको ध्यान रहे कि कर्नाटका नहीं था इसमें, बहरमपुर है पश्चिम बंगाल का। आगे बढ़ते हैं, खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना 1957 में की गई थी, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा इस ईयर को। 1957 में 1857 की आपकी क्रांति हुई है, उसके 100 साल बाद आपका ये वाला बोर्ड बना है, ये ध्यान रखिएगा। 1857 में, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट। खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के अंतर्गत आता है। जो आपका एमएसएमई मंत्रालय है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो आपकी मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत आपका ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड वर्क करता है, ठीक है। चलिए, ये जो आपका बोर्ड है ये थोड़ा सा आपके जो कुटीर उद्योग वगैरह हैं और खादी से रिलेटेड जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जो आपकी पर्टिकुलरली विलेज इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या करता है, प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो ये एमएसएमई के अंतर्गत ही आएगा ना, जो आपके सूक्ष्म उद्योग हैं उसी के अंतर्गत ही आपका आएगा, तो यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं, गन्ने और चीनी के उत्पादन के मामले में विश्व में भारत की रैंक क्या है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर हम शुगर केन की बात करें चाहे शुगर की बात करें, दोनों के प्रोडक्शन में भारत की जो रैंक है वो कैसी है, दूसरी है। मतलब गन्ने और चीनी दोनों की अगर बात करें तो इसमें हमारा विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान किसका है, आपके ब्राजील का। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है। अब शिपयार्ड किसको कहते हैं, शिपयार्ड उसको कहते हैं जहाँ पे आपके शिप्स, जो बड़ी बड़ी आपकी शिप्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन होता है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका जो कोचिन शिपयार्ड है जो कि केरला में है, ये इंडिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, ठीक है। एक आध बार आपकी पीएससी में ही शायद इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया है कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है, पीएससी में आया है शायद, मुझे जितना लग रहा है। बाकी आपका ये मझगांव जो डॉक शिप बिल्डर्स है आपका मुंबई में है, गार्डन रीच आपका कोलकाता में है, गोवा में है, ये आपका सबसे बड़ा है। बाकी अगर अभी देखेंगे रिसेंट में तो आपको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का नाम बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगा। इंडिया ने जो अपनी 6 आपकी जो सबमरीन्स लॉन्च की थी, अरिहंत हो गया, आराघात हो गया, वाघशीर हो गया, अभी अभी जिनका क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, नेवी में कमीशन हो रही हैं। तो आपकी जो शिप्स हैं 6 सबमरीन आपकी जो है वो स्कॉर्पियन क्लास आपकी जो सबमरीन है, उनका प्रोडक्शन मझगांव आपके डॉक शिप बिल्डर्स ने किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शिपयार्ड से क्वेश्चन आए हैं पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, फेम यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, नाम से समझ में आ रहा है स्कीम का जो नाम है, किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेम योजना को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही। जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है उसने क्या किया था, इस स्कीम को लॉन्च किया था। फिर देखिए, योजना का उद्देश्य मांग प्रोत्साहन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगर अभी हम देखें तो हम एक दो फ्यूल के लिए भी, ऑयल के लिए भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, इम्पोर्ट के ऊपर, है ना। तो उससे आपका जो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी बढ़ती है। मान लीजिए अगर विश्व के तौर पे कहीं पे अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो गई, तो आपकी अगर किसी वजह से अगर ऑयल की क्राइसिस आ रही है, तो आप देखेंगे जो भी आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं क्या करते हैं, अपना जो ऑयल का इनका रेट है इसको क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। और ऑयल को बढ़ा देंगे तो फिर हमारे जो इम्पोर्ट की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो भी आपके रिड्यूस होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा हार्म होता है। ये जो आपकी जो
पेट्रोल या डीजल वाली जो आपकी गाड़ियां होती हैं, जो धुआं छोड़ती हैं, इससे आपकी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, वो आपकी हीट को ट्रैप करती हैं। हीट को ट्रैप करके क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाती हैं, जिसके आपका ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस तरह की बातें आप बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है किसके ऊपर, ईवी के ऊपर। और आप जनरली देखेंगे वैसे आपके भारतीय राज्य जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, जैसे आप दिल्ली वगैरह देखें, तो दिल्ली वगैरह की जो आपकी सरकार है वो ईवी पे आपको बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने की कोशिश करती है ना। सब्सिडी मतलब कि आर्थिक अनुदान। बहुत ज़्यादा अगर किसी व्हीकल की मान लीजिए कॉस्ट है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि कुछ कॉस्ट इसकी मैं दे दूंगी, कुछ कॉस्ट तुम दो, पर तुम खरीदो कौन सा, ईवी ही खरीदो, जिससे कि जो हमारा मतलब अगर बड़े तौर पे देखें तो हमारा एनवायरनमेंट क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी फेम स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा। आपके जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं ना। आप इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का तो कोई ऐसे अलग से आपकी मिनिस्ट्री नहीं है, तो वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत मतलब कोशिश की गई थी कि हम ईवी में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दें, जो ईवी बनाने वाली आपकी कंपनीज हैं उनको इंसेंटिव दें, जिससे वो यहाँ पे आके लो कॉस्ट में आपके मैन्युफैक्चरिंग करें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो चार्जिंग स्टेशन है, जैसे हमारा फ्यूल खत्म हो गया तो आपको तो हर थोड़ी दूर में स्टेशन मिल जाएगा, मतलब फ्यूल स्टेशन मिल जाएगा, पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तब जाके फ्यूल भरा लेंगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की चार्जिंग खत्म हो गई तो वो आप कहाँ से फुलफिल करेंगे रिक्वायरमेंट। तो वो चार्जिंग वाली चीज़ फुलफिल करने के लिए अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। लगभग आपके 80-90 हज़ार में इसका चार्जर आता है। और अब जितने भी नए आपके पेट्रोल पंप्स खुल रहे हैं वहाँ पे कंपलसरी किया गया है कि आप अपने स्टेशन में आपका जो ईवी का जो आपका चार्जिंग पॉइंट है वो भी आप बनाइए, जिससे अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे जाके उसको चार्ज करा सके और फिर उसकी जो भी मिनिमल कॉस्ट है वो उसको दे सके। ठीक, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी फेम स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आप इस तरह की स्कीम्स के बारे में कभी अगर आप ऐसे वगैरह लिखें एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का हिस्सा नहीं है। अब हम दिल्ली और मुंबई की अगर बात करें, मान लीजिए आपने ये चीज नहीं पढ़ी है, तो दिल्ली यहाँ पे है और महाराष्ट्र में आपका क्या है, मुंबई है। तो दिल्ली है तो मतलब दिल्ली तो होगा ही इसका हिस्सा। दिल्ली के आसपास आपका हरियाणा लगता है, आप हरियाणा में भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ से आप निकलेंगे तो आपको राजस्थान मिलेगा, आप राजस्थान में भी कंफ्यूज नहीं हो सकते, गुजरात में भी नहीं हो सकते और महाराष्ट्र में भी तो नहीं हो सकते। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, इन पांचों में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये तो है ही आपके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये भी इस कॉरिडोर का पार्ट है, लेकिन आपका उड़ीसा इस कॉरिडोर का पार्ट नहीं है। और ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, ये काफी टाइम से न्यूज में था, मोदी जी कई बार इसकी विजिट में गए हैं, कुछ इनॉग्रेशन वगैरह किए हैं, वहाँ के मन की बात वगैरह का एपिसोड आया था तो उसमें अभी उनके बारे में कहीं कहीं पे जिक्र आया था किसी सीजन में, अभी जस्ट रिसेंट के कुछ मंथ्स की बात है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन लिया गया है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि कौन कौन से स्टेट इसका क्या है, हिस्सा है। ठीक, चलिए उड़ीसा इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है, दिल्ली से भी, लेकिन उड़ीसा से होके नहीं गुजरता है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे नई महारत्न कंपनी है। जब मैंने आपको इंडस्ट्रीज का पार्ट 1 कराया था तो देखिए चेक कीजिए अपनी अवेयरनेस, आपको कितनी चीजें याद रहती हैं। अगर आपको अच्छे से याद है तो अभी आपको इस आंसर को लाने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। हमने देखा था कि हमारी जो आपकी कंपनीज हैं, जो आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके आप 3 पार्ट हैं। सबसे जो आपकी हाई कैटेगरी है महारत्ना की है, जिसमें अभी इंडिया में 14 आपकी कंपनीज हैं। आपकी सेल हो गई, कोल इंडिया हो गई, इसके अलावा अगर आप बात करें एनटीपीसी की, ठीक है, ओएनजीसी की, ऑयल इंडिया लिमिटेड की, आईओसीएल की, ये सब क्या है आपकी महारत्ना कंपनीज हैं। और अगर बात करें लेटेस्ट एडिशन उसमें किसका हुआ है, तो आपकी जो 14th नंबर की महारत्ना कंपनी है वो है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, आपके जो चॉपर्स वगैरह है इनका प्रोडक्शन करती है ये। ठीक, बाकी ये सब है आपकी एमटीएनएल। एमटीएनएल का फुल फॉर्म क्या है बताइए। एमटीएनएल जैसे आपका बीएसएनएल है उसी तरह से एमटीएनएल भी था ना। एनएमडीसी और आपका नालको और आईआरसीटीसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की किस श्रेणी से संबंधित आपकी कंपनीज हैं। ये महारत्ना है कि नवरत्ना है कि आपकी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है कि 2 है। यही आपका सीक्वेंस भी है, सबसे स्मॉल छोटी कैटेगरी मिनी रत्ना श्रेणी 2 है,
फिर मिनी रत्न श्रेणी 1, फिर नवरत्न, इसके बाद फिर महारत्न। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एनएमडीसी आपकी यहीं पे है, नालको तो चलिए वहां पे है, तो फिर भी आपको एनएमडीसी के बारे में भी अगर आपको पता है कि वो किस श्रेणी की कंपनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से अगर एक भी पता है तो ये आपकी नवरत्न कंपनीज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया पहल कब और कहां से लॉन्च की गई थी? अब देखिए, आपका जो लास्ट ईयर का प्री हुआ था, लास्ट ईयर के प्री में आपके जनधन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और जनधन स्कीम को लास्ट ईयर ही आपके 10 साल कंप्लीट हुए थे, इस वजह से वो क्वेश्चन आया था। जनधन स्कीम तो आपकी बहुत ज्यादा पुरानी है, पर क्योंकि उस स्कीम को 10 साल हुए थे, गवर्नमेंट उस स्कीम का बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रही थी कि हाँ देखो इतने ज्यादा हमने क्या किए हैं, बैंक अकाउंट्स वगैरह खोले हैं, तो आपको शायद स्कीम की लॉन्च डेट पूछ दी थी उन्होंने। तो मैंने आपको आज जो भी 2-3 आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड स्कीम्स ली हैं, वो आपकी वही स्कीम्स हैं जो आपकी आज से 10 साल पहले लॉन्च हुई हैं। एक डिकेड कंप्लीट हुआ है तो जनरली आप देखें ऐसा ट्रेंड होता है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको 100 साल हुए हैं, 50 साल हुए हैं, 25 साल हुए हैं या 10 साल हुए हैं, तो फिर वहां से क्वेश्चन आने के उस साल चांसेस रहते हैं। ठीक, तो ध्यान से इनकी डेट वगैरह ध्यान रखिएगा। जो हमारी मेक इन इंडिया स्कीम है, मेक इन इंडिया स्कीम जो आपकी लॉन्च की गई थी वो इस पर्पज से लॉन्च की गई थी कि हम जो हमारी प्राइवेट कंपनीज उनको इनवाइट करेंगे कि आप आइए और हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करिए। वही पहली वाली बात, मिसिंग मिडिल वाला कॉन्सेप्ट कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा क्या करे, बूम करे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो मेक इन इंडिया स्कीम है ये आपकी 25 सितंबर 2014 को विज्ञान भवन नई दिल्ली से लॉन्च की गई थी। डेट मत भूलिएगा, 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना भारत में कब लॉन्च की गई थी? अब देखिए, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जहां पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, तो वहां पे मैंने स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन नहीं लिया है। मेक इन इंडिया आपको नाम से समझ है, भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल थी कि हमारे यहाँ ही जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो सब हो, उसका बेस बढ़े। ठीक, तो आपको यहाँ पे डेट ध्यान रखनी है 25 सितंबर 2014। आपकी जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, यहाँ पे भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है मेनली इंडिया में जो आपका स्टार्टअप कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च की गई थी कि अगर आपको कोई अपना उद्यम स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगी कि हाँ आप जैसे लोन वगैरह, अगर मान लीजिए मुझे अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो मैं ऐसे ही जाके लोन लूंगी तो मेरे को तो नहीं मिलेगा बैंक से, बहुत सारा आपको कोलेट्रल वगैरह देना पड़ता है, तब जाके आपको फिर बैंक से लोन मिलता है। लेकिन आपकी जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी, इसका पर्पस ये था कि मतलब गवर्नमेंट रिस्क ले रही है और बैंक को बोल रही है कि तुम इसको लोन दो, और जो भी रिस्क है अगर ये नहीं रीपे करेगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ क्या हो, स्टार्टअप खुले, मैन्युफैक्चरिंग का जो आपका बेस है वो बढ़े, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इस वजह से आपकी ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इस स्कीम को ध्यान रखिएगा, ये आपकी 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई थी और आपका एग्जाम कब है? 22 फरवरी 2016 को है। सीधा सीधा एग्जैक्ट 10 साल हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है। 16 जनवरी 2016 को आपकी स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस डेट को बिल्कुल। चलिए आगे आते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अब ये जो स्टैंड अप इंडिया आपका योजना है ये भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग या एंटरप्रेन्योरशिप से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो मेन जो टारगेट ग्रुप है वो आपकी हर पॉपुलेशन नहीं होके पॉपुलेशन का जो आपका एक वल्नरेबल सेक्शन है उसको रखा गया है। इसमें ये बोला गया है कि हर एक जो आपकी बैंक की ब्रांच है वो अपने यहाँ से एक एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी के किसी पर्सन को प्लस, या तो एससी एसटी में से एक पर्सन प्लस इसके अलावा एक वुमेन, मतलब इतना उसके लिए कंपलसरी किया गया है कि आप इन लोगों को क्या दीजिए, लोन प्रोवाइड करिए 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। कोई भी अपना ग्रीन फील्ड आपका जो भी उनको मैन्युफैक्चरिंग बेस शुरू करना है उसके लिए। ग्रीन फील्ड कहने का मतलब है कि बिल्कुल आपका अगर पहले से कोई उद्यम है तो आप उसको बढ़ाने के लिए ये लोन नहीं ले सकते, उसको हम ब्राउन फील्ड के अंतर्गत रखते हैं। ग्रीन फील्ड मतलब आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है, आपने पहले कुछ नहीं किया है, आपका बस दिमाग में आइडिया है, अच्छा आइडिया है, आप उसको लेके जाइए, बताइए ऐसा ऐसा है और फिर आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मेनली जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है आपकी, ये भी आपकी लगभग स्टार्टअप इंडिया जैसी ही है, बस थोड़ा सा आपका जो टारगेट ग्रुप है वो इसमें बदल गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपकी ये भी कब, अप्रैल 2016 में लॉन्च की गई है। जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया, अप्रैल 2016 में आपकी स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया दोनों ध्यान रखिएगा इस साल के लिए। ठीक है,
चलिए, इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही है। हर एक जो आपकी ब्रांच, बैंक की ब्रांच है वो SC ST प्लस वुमेन। अगर आपने SC को दे दिया है तो आप ST को नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वुमेन को देना है। अगर इनको नहीं दिया है, मतलब इनको नहीं दिया है, तो फिर इनको दीजिए, लेकिन इनमें से आपको एक कैटेगरी के किसी पर्सन को देना बिल्कुल आपके लिए मस्ट है, ठीक है। प्लस इसके अलावा एक वुमेन को, ठीक। योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। ये आपका गलत है, ये आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत स्कीम आती है, ठीक है, वित्त मंत्रालय। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? केवल 1 और 2, ठीक। चलिए देख लीजिए, वही लिखा हुआ है जो बताया था मैंने। इसमें क्या लिया? योजना के तहत प्रत्येक बैंक शाखा को 10 लाख और 1 करोड़ के बीच का ऋण प्रदान करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, भारत का गोल्डन ट्रायंगल पर्यटक सर्किट निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? देखिए सीधा सीधा सा आंसर है, ये आपके दिल्ली को जोड़ता है, जयपुर को जोड़ता है और आगरा को जोड़ता है। ये आपके पास पास भी है ना। आगरा से अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, और आगरा से अगर जयपुर का डिफरेंस देखें वो भी आपका मेरे ख्याल से घंटे 2 घंटे का रास्ता है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो बिल्कुल आपके पास पास के क्षेत्र है। यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया, फिर यहाँ पे आपका आगरा हो गया, और यहाँ पे आपका जयपुर हो गया। तो आपका जो गोल्डन ट्रायंगल पर्यटक सर्किट है वो किन किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली को, जयपुर को और आगरा को। उदयपुर से मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेशम बुनाई की लंबे समय की परंपरा, विशेषकर टसर रेशम के कारण भारत की सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? अब टसर सिल्क के बारे में हम कहाँ पढ़े थे? कौन से स्टेट्स में मिलता है? छत्तीसगढ़ में मिलता है, बिहार में मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है, ठीक है, झारखंड में मिलता है। मतलब इंडिया का जो आपका यही छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास वाला रीजन है, वहां पे आप देखेंगे तो आपके टसर सिल्क का प्रोडक्शन होता है। लेकिन बोल रहा है कि इनमें से अपनी जो आपकी ट्रेडिशनली वहां पे जो भी आपकी टसर से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटी चल रही थी उसकी वजह से सिल्क सिटी के रूप में इनमें से कौन से शहर को जाना जाता है? कांचीपुरम तो आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। भागलपुर आपका कहाँ है? बिहार में है। और वाराणसी आपका यूपी में है। मैसूर आपका कर्नाटका में है। तो मैसूर और कांचीपुरम को तो आप हटा सकते हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं किसमें? वाराणसी में और भागलपुर में। तो वाराणसी की बात करें तो जो आपका बनारस है वो बनारसी साड़ी के लिए फेमस है ना। तो वहां से भी आप चाहें तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं एग्जैक्ट पता है तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आपका क्या है? भागलपुर। भागलपुर को इंडिया की क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी बोलते हैं। और ये किसके लिए जानी जाती है? ड्यू टू इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ सिल्क वीविंग, है ना, स्पेशली टसर सिल्क। मतलब ये जो भागलपुर आपका क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत मतलब प्राचीन समय से अगर आप देखें तो टसर सिल्क जो है इसकी बुनाई वगैरह का काम होता था। इस वजह से इसको इंडिया की सिल्क सिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम संख्या में सूती वस्त्र मिलें स्थित हैं? तो भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर में जो आपकी सूती वस्त्र मिले हैं वो आपकी कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर की आपकी जो सूती वस्त्र मिले हैं हमारे यहाँ वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक उद्योग है? अब पेट्रो रासायनिक उद्योग मतलब वही आपकी जो पेट्रोकेमिकल जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं। अब जहाँ पे ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पे होगी? अगर हम इंडिया की बात करें ऐसे ओवरऑल, तो आपको ये असम वाला जो क्षेत्र है, दिग्बोई हो गया, नाहरकटिया हो गया, यहाँ पे असम के आपको मतलब जो ऑयल है इसके वेल्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपको जो कृष्णा गोदावरी वाला बेसिन है यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका मुंबई वाला क्षेत्र है, मुंबई हाई का, वहाँ मिलता है। फिर आप देखेंगे तो आपका ये जो गुजरात है यहाँ पे आपका जामनगर हो गया, अंकलेश्वर हो गया, है ना, महसाना हो गया। राजस्थान के भी आपके कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज देखने के लिए मिलेगी। ऑयल मतलब यहाँ कोस्ट से भी क्या हो रहा है? कोस्टल रीजन है तो ऑयल का इंपोर्ट भी आपका होता है। सऊदी अरेबिया से अगर मान लीजिए कोई ऑयल वगैरह आ रहा है तो आपके पहले वेस्ट कोस्ट है वहीं से आता है।
तो वो भी एक रीज़न है। जामनगर के बारे में हमने पढ़ा है कि भारत की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो भी आपकी कहाँ है, जामनगर में है। अब ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे होती है, मतलब ऑयल की हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे कच्चा तेल आ रहा है उसको रिफाइन करके फिर प्योर बना के क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो फिर ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे स्टेब्लिश होती है उसके आसपास उससे रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ आपके छोटे छोटे उद्योग भी स्टेब्लिश हो जाते हैं, जैसे पॉलीथीन का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लास्टिक के जो आपके उद्योग हैं, ये सब आप देखेंगे तो ऑयल रिफाइनरी के आसपास वाले रीजन में ही आते हैं। और ये सब आपका जो पेट्रोलियम जेली हो गया, ये सब चीज़ें तो आपके किस में आ जाएंगे, सब ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आ जाएंगे। और इंडिया में अगर आप बात करें कि सबसे बड़ा भारत में किस राज्य के पास भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक उद्योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी उद्योग के उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक के कारण है। ये आपके एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट लिखा है कि भारत में जो आपके चीनी उद्योग हैं वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आप दक्षिण भारत के इसकी बात करें, शुगर केन की बात करें, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो शुगर केन है उसमें सुक्रोज का कंटेंट आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, और जितना ज्यादा आपका सुक्रोज का कंटेंट है उतना क्या होगा, आपका शुगर केन का ज्यादा प्रोडक्शन होगा। इसके बाद अगर बात करें जो क्रशिंग सीजन होता है ना, कि आप हार्वेस्ट करके उसको कितनी जल्दी जो आपका शुगर मैन्युफैक्चरिंग वाला प्लांट है वहां पे लेके आ सकते हैं, वो भी अगर आप देखें तो आपका जो सदर्न इंडिया है वहां का लंबा है। इस वजह से आप देखेंगे कि जो आपके चीनी उद्योग है वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप बाकी सब में ध्यान रखिए। ऑप्शन देखिए, सस्ते श्रम बल और बेहतर सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धि, ये हो सकता है लेकिन ये आपका बिल्कुल एक साइड वाला रीजन हो सकता है, ये मेन रीजन नहीं है। ठीक, गन्ने में उच्च सुक्रोज सामग्री, ये हमने पढ़ा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी प्रोत्साहन और निर्यात उन्मुख नीतियां, ये भी हो सकते हैं लेकिन हमको जो मेन रीजन है वो देखना है, तो आपका क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, खपत बाजार के करीब तो खैर वो भी है, लेकिन आपको मेन रीजन ध्यान रखना है, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवकाशी औद्योगिक केंद्र जो पटाखों, माचिसों और मुद्रण के लिए जाना जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। तो अगर हम शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो आपको शिवकाशी से क्या समझ में आ रहा है, वही तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तो थोड़ा बहुत यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, कोई मूवी में भी शिवकाशी वाले रीजन को दिखाया गया है। ठीक है, तो आपका ये तो गलत हो जाएगा, अहमदाबाद बड़ोदरा भी गलत हो जाएगा, विशाखापट्टनम गुंटूर भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मदुरई या मदुरई और तिरुनेलवेली वाला आपका जो औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा स्टील प्लांटों का समूह स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया था। अब देखिए, आपने बाकी सारे स्टील प्लांट्स नहीं भी पढ़े हो तो भी आपने कुछ जो आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपके स्टील प्लांट स्टेब्लिश हुए थे उनके बारे में तो आप पढ़ते ही हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान जब आपका आया था, अब तो आपका 5 ईयर प्लान जो है प्लानिंग कमीशन है वो हट गया है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। लेकिन पहले जब था तो सेकेंड 5 ईयर प्लान आपका 1955 के आसपास जब आया था, तो आप देखेंगे कि आपका भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट, इसके अलावा जो कि आपके यूएसएसआर की मदद से स्टेब्लिश किया गया था। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में यूके की मदद से स्टेब्लिश किया गया था। राउरकेला वाला आपका स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में जर्मनी की मदद से स्टेब्लिश किया गया था। ये आपके कब बने थे, सेकेंड 5 ईयर प्लान में बने थे, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो इन ऑप्शन को पहले ढूंढने की कोशिश कीजिए, ये कहाँ कहाँ पे हैं। फिर देखते हैं, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, इसमें दुर्गापुर भिलाई दोनों है, इसको होल्ड में रखते हैं। भिलाई भी है, दुर्गापुर है, भद्रावती भी है, इसको भी थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। फिर देखिए भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, इसमें आपके तीनों है ना। अब जमशेदपुर है कि नहीं है, भद्रावती है कि नहीं है, मेरे को नहीं जानना है, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला तीनों है और मुझे पता है कि हाँ ये तीनों आपके 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टेब्लिश हुए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही ये आपका टाइम पीरियड है ये वाला, तो मतलब मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा। मुझे बाकी में भटकने की जरूरत नहीं है, ये सब कब स्टेब्लिश हुआ है नहीं हुआ है मेरे को नहीं जानना, मेरा आंसर निकल गया, बस सॉर्टेड है। बाकी जमशेदपुर कब हुआ था, कब स्टेब्लिश हुआ था, भद्रावती कब हुआ था, ये थोड़े से छोटे भी आपके क्या है स्टील प्लांट है। तो आपको जो मेजोरिटी ऑफ द जो आपके बड़े बड़े आयरन स्टील प्लांट है अगर आप उसका जान रहे हैं तो फिर आप उससे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपने राइट आंसर पे आ सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी
जो कि 1984 में हुई थी, है ना। ये किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बताइए इसका क्या आंसर है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये आपके भोपाल में हुई थी। इसके ऊपर आपकी एक मूवी भी अभी आई है शायद, रेलवे मैन करके कोई मूवी आई है शायद, यार सीरीज आई है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी पे ही बेस्ड है आपकी। जो आपका यूनियन कार्बाइड का प्लांट था, वहां पे आपकी मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ये वाली ट्रेजेडी हुई थी। और इवन आज भी आप देखेंगे उस रीजन में जहाँ पे ये वाली आपकी मतलब दुर्घटना घटी थी, वहाँ पे अभी भी मतलब आपको उसके जो पेशेंट हैं और जिनको मतलब लॉन्ग टर्म में वो जो आपकी डिफॉर्मिटी आई है और वो कंटिन्यूसली सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन जैसे बाईपास होता है ना, उतना ज़्यादा इफेक्ट उस चीज़ का वहाँ पे देखा गया है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन हुआ होगा, आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, और आपको थोड़ा सा रिवीजन करने में यहाँ पे हेल्प मिली होगी। अब आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। फिर हम कल अगले वीडियो पर मिलते हैं, ठीक। थैंक यू।